हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एसएससी सीएचएसएल, बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए जीके जीएस की ये पहली क्लास है और ये प्रैक्टिस सेट है। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रैक्टिस सेट से हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल दोस्तों चलेगा। कैसे चलेगा? जो मैं प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और इन प्रश्नों को सिर्फ ये नहीं होगा कि हम ऑप्शन आपको बता दिए कि इसका आंसर ये होगा। एक प्रश्न से आप कई प्रश्नों को क्या पाएंगे, उससे रिलेटेड आपको मैं फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे फिर आपको कोई जानकारी नहीं होगी। ये कोई गीत नहीं है कि आपने सुना और क्या किया, मजा ले लिए, हट गए। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है एसएससी सीएचएसएल के लिए जीएस की क्लास है। और पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहां पे पहला प्रश्न है, तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। आपको बताना है कि तराइन का युद्ध कब लड़ा गया। 1526, 1757, 1191 या 1857। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। अब ठीक है, देखिए एक प्रश्न का आंसर तो आपको मिल गया कि तराइन का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो तराइन का युद्ध जो हुआ है यह 1191 में हुआ है। दूसरा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तराइन का युद्ध 1191 में हुआ है, इसको तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराइन का ये प्रथम युद्ध है। देखिए यहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन जो आपको अगर यहां पे ऑप्शन दो अगर होते 1191 और 1192 तो निश्चित है कि ये आपसे कहा जाता तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध। क्यों? क्योंकि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है और द्वितीय युद्ध जो है यह कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यह हुआ है 1192 में। समझ में आया? दूसरी बात है, किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो वो भी आपको मैं बता दूं यहां पे कि ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके किसके बीच हुआ है? पृथ्वीराज चौहान और किसके वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया। प्रथम युद्ध में, जो तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ है, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। लेकिन जो द्वितीय युद्ध हुआ है तराइन का द्वितीय युद्ध, वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तो प्रथम युद्ध तराइन का कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। जबकि द्वितीय युद्ध जो है तराइन का है, जो कि 1192 में हुआ, उसको मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था उस युद्ध में। कितने फैक्ट्स आपको मिले? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं। और मोहम्मद गौरी, दोनों तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दोनों युद्ध जो है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी होता है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बिल्कुल सुना होगा इसको। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, जो नरसंहार हुआ, इसके लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जनरल डायर था, जनरल इरविन था, जनरल क्लाइव था या जनरल सैंडर्स था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जनरल डायर। अब देखिए एक फैक्ट यहां पे मैं बता दूं, जनरल डायर का जो पूरा नाम था, यहां पे केवल डायर लिखा गया, जनरल तो पोस्ट का नाम है, पद का नाम है। डायर उसका जो है पूरा नाम जो था वो था माइकल ओ डायर। क्या था दोस्तों? माइकल ओ डायर। ये माइकल ओ डायर जो है ये पूरा नाम है डायर का, और ये क्या था? ये गवर्नर जनरल था। और इसी ने क्या किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। यही अधिकारी जो है जिम्मेदार माना जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, आखिर ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, जो नरसंहार है, यह कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। इसका जिम्मेदार कौन था? तो माइकल ओ डायर था, क्योंकि इसने ही गोली चलाने का आदेश दिया था और कई सारे निर्दोष भारतीय इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और 2 दिन के बाद मतलब 15 अप्रैल 1919 को मार्शल कानून लागू हो गया था। कौन सा कानून? मार्शल कानून। तो यह भी प्रश्न आपके आ सकता है कि मार्शल कानून कब लागू हुआ, या 15 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा कानून पास हुआ था? तो वो हुआ था मार्शल कानून। समझ में आया? कई सारे प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, यहां पे एक प्रश्न ये नहीं है, आपको कई सारे फैक्ट्स मिलते जा रहे हैं। कॉपी और पेन को उठा करके बैठिएगा, सभी प्रश्नों को नोट करिए। जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो ज्यादा आपके समझ में आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? करो या मरो, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? डू आर डाई। तो ये डू आर डाई जो स्लोगन है, ये किसने दिया है, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो प्रश्न तो है किस आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन मैं विस्तृत चर्चा इस प्रश्न पे करूंगा। प्रश्न ऑप्शन है दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो जान लीजिए, देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुआ। दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते होंगे 1930 से शुरू हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन 1922 में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ठीक है, चलिए तो ये जो ये नारा है डू आर डाई, करो या मरो का, ये कब दिया गया, किस आंदोलन में दिया गया? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन से ही ये नारा जुड़ा हुआ है, करो या मरो का। अब इसको दिया किसने था, इसको किसने दिया था? आंदोलन से किससे जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। तो 2 नारे जान लीजिए, करो या मरो का नारा और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये 2 स्लोगन महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए। लेकिन अब रुकिए, अगर यही प्रश्न ये आ जाता आप में, अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप महात्मा गांधी पे टिक कर दीजिएगा। लेकिन कभी कभी ध्यान रखिएगा, ये जो करो या मरो या भारत छोड़ो, कौन सा? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों, यहां मैं पे लिखे दे रहा हूं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो, ये दोनों नारा जो है ये गांधी जी का है नहीं। कंफ्यूजन हो गई ना? अरे यार, तो आज तक सुनते आए करो मरो का नारा, अरे सर गलत पढ़ा रहे हो। चेक करिएगा, ये नारा जो है उस वक्त का जो है एक विद्वान थे जिनका नाम है यूसुफ मेहर अली। क्या नाम था? यूसुफ मेहर अली। ये यूसुफ मेहर अली ने इस नारे को दिया था, लेकिन लोकप्रियता किससे मिली? तो वो गांधी जी से मिली। ये नारा लोकप्रिय कब हुआ? तो जब गांधी जी ने इस बात को बोला। लेकिन ये है किसका? रियलिटी में अगर आपको ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली का नाम मिलता है तो ध्यान रखिएगा, आप महात्मा गांधी पे फिर मत टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली का नाम है तो आप उस पर टिक करिए, लेकिन अगर यूसुफ मेहर अली का नाम नहीं है, ऐसे कंडीशन पे आप महात्मा गांधी पर टिक करिएगा, क्योंकि लोकप्रियता किसने दिलाई है? गांधी जी ने दिलाई है। लेकिन है स्लोगन किसका, ये नारा किसका है? तो ये यूसुफ मेहर अली जी का है। और ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, ये दोनों नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? जो हमारा भारतीय संविधान है वो हाथों से लिखा गया, उसको टाइप वाइप नहीं किया गया, प्रिंट नहीं किया। जो ओरिजिनल कॉपी है वो हैंड रिटन है, तो उसको लिखा किसने? हैंड रिटन किसकी राइटिंग में है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, या बाबा साहब गंगाधर खेर, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले ये प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, जिनका नाम क्या था? प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। समझ में आया? बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नल सरोवर पशु विहार किस राज्य में है? देखिए ये एक पशु विहार है, क्या है? जहां पे पशु पक्षियां क्या करते हैं? क्रीड़ा करने आते हैं, खेलने आते हैं। तो आपको बताना है किस राज्य में है? राजस्थान, केरल, गुजरात या झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल गुजरात। जाड़े के मौसम में हजारों प्रवासी पक्षी जो होते हैं
वो इस राज्य को आते हैं। और ये जो नल सरोवर पक्षी पशु विहार है ये कहां है? तो ये दोस्तों गुजरात राज्य में है। कहां पे है? गुजरात राज्य में आपका ये है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे गर्म ग्रह का नाम आपको बताना है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, नेपच्यून है या मंगल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। और इसका जो औसत तापमान होता है वह कितना है? तो ध्यान रखिएगा 464 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान है। कितना है? 464 डिग्री जो है सेल्सियस इसका तापमान है। और सबसे गर्म ग्रह जो है वो दोस्तों शुक्र ग्रह को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन क्या होता है? तो उसका वजन क्या हो जाता है? तो उसका वजन जो है घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, या पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? बढ़ जाता है। क्या होगा? मतलब ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो जब लोहे में जंग लगती है ना तो उसका वजन जो होता है, उसका जो वेट होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जान लीजिए क्यों बढ़ता है। क्यों भाई? जब हमारे लोहे में जंग लगती है तो क्या होता है? वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? तो ध्यान रखिएगा लोहे में जो जंग लगती है वो कब लगती है? जब मॉइस्चर होता है, जब आर्द्रता होती है। और ऑक्सीजन से ये रासायनिक अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? ये लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? लौह ऑक्साइड में। ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके ये क्या करता है? ये लौह ऑक्साइड में बदल जाता है। और जब लौह ऑक्साइड में बदलता है तो क्योंकि ऑक्सीजन भी सम्मिलित हो गया तो ऑक्सीजन का भी वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि जंग लगे लोहे में क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। क्योंकि और जंग कब लगती है? तो ध्यान रखिएगा जंग तभी लगती है जब आर्द्रता होती है। क्योंकि लोहे में जंग तभी लगती है, उसी समय लगता है जब आर्द्रता होगी, मॉइस्चर होगा, नमी होगी। और नमी में क्या होता है? ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके वो लौह ऑक्साइड में बदल जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन भी आके ऐड हुआ है उसमें तो ऑक्सीजन का वजन प्लस हो गया। यही कारण है कि लोहे का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? आपको बताना है प्राथमिक। देखिए दो प्रकार के रंग होते हैं, एक प्राथमिक रंग, एक होता है द्वितीयक रंग। और प्राथमिक रंग होता क्या है? प्राथमिक रंग क्या होता है? तो प्राथमिक रंग वे रंग हैं जिन्हें दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। और यहां पूछा गया प्राथमिक रंग नहीं है तो हम ये जान लेते हैं कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं और द्वितीयक रंग कौन कौन से। तो यहां पे मैं पहले लिख देता हूं, फिर आप खुद ही इसका आंसर दे पाएंगे। प्राथमिक रंग कौन कौन सा है भैया? तो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग आपको बताना है कि इसमें जो है कौन सा हमारा आंसर सही होने वाला है। तो प्राथमिक रंग में भैया लाल, पीला और नीला है। कौन कौन से? लाल, पीला और नीला। अब इसको याद करने के लिए आप ट्रिक क्या याद कर सकते हैं? बताइए। RYB, इसको क्या रख सकते हैं? RYB, रेड, येलो और ब्लू। जबकि जो द्वितीयक रंग है इसमें क्या क्या होता है? तो हरा होता है, नारंगी होता है और बैगनी होता है। हरा, नारंगी और बैगनी, ये क्या है आपका? ये आपके द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो समझ में आया? अब यहां पे देखिए नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। हाँ बिल्कुल, नीला आपका प्राथमिक रंग है। लाल, हाँ ये भी प्राथमिक है। पीला, हाँ ये भी प्राथमिक रंग है। हाँ नारंगी, ये द्वितीयक है। और यही प्रश्न किया गया प्राथमिक रंग नहीं कौन सा है? तो भैया जो नारंगी है या तो द्वितीयक रंग है, इसका मतलब ये प्राथमिक रंग नहीं है। समझ में आया? अब देखिए कोई जरूरी नहीं इस बार नारंगी आ गया, हो सकता है नेक्स्ट बार क्या आ जाए, ये द्वितीयक रंग कौन सा नहीं है, तो आपको ऐसे तलाशना रहेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप जवाब रटेंगे तो आप अपने पेपर में नहीं सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया है, चीजों को समझा है, तो आप हर एक प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष है, राष्ट्रपति का है, प्रतिनिधियों का है या तानाशाही? अभी देखिए लोकसभा चुनाव चल रहा है,
तो प्रतिनिधियों से ही तो हमारी सरकार बनती है। पहले प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वही हमारे विजयी हो जाते हैं, वही हमारे सांसद हो जाएंगे, और फिर सांसदों का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। समझ में आया? तो राष्ट्रपति का शासन नहीं होता है यहाँ पे। हमारा जो देश है वो ऐसा देश है जहां पे प्रधानमंत्री सब कुछ होता है। जबकि आप अमेरिका में चले जाओ तो वहां पे राष्ट्रपति का शासन होता है। समझ में आया? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? ऐसी सरकार, ऐसी तंत्र जिसमें जनता ही जनता के लिए और अपने प्रत्याशियों को चुनती, मतलब सब कुछ इसमें जनता है, जनता द्वारा होता है, जनता के लिए होता है, सब कुछ जनता इसमें होती है। जनता जिस जनप्रतिनिधि को चाहे उसको वो अपना नेता चुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की शासकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजों की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जान लीजिए, छत्तीसगढ़, मेघालय, असम या गोवा। शासकीय भाषा कौन सी अंग्रेजी की शासकीय, अंग्रेजों की नहीं है, सॉरी, अंग्रेजी की शासकीय भाषा है? आपको बताना है कि जो अंग्रेजी है, जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये किस राज्य की शासकीय भाषा है? छत्तीसगढ़ की है, मेघालय की है, असम की है या गोवा की है? तो ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े राज्य हैं, तो बड़े बड़े राज्यों ने प्रमुख भाषा को अपनी राजभाषा बना लिया। प्रमुख भाषाओं को, जो बड़े बड़े राज्य थे, जो वहां की प्रमुख भाषाएं थी, उसी को अपना राजभाषा बना लिया। अब कहेंगे जैसे, उदाहरण दीजिए सर। तो जैसे महाराष्ट्र ने क्या किया? मराठी को चुन लिया। तमिलनाडु ने तमिल को, उत्तर प्रदेश ने हिंदी को, पंजाब ने पंजाबी को, गुजरात ने गुजराती प्लस हिंदी दोनों को वहां पे मिक्सअप चलता है। लेकिन पूर्वोत्तर के कुछ छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे नागालैंड, जैसे आपका कौन सा हो गया? नागालैंड। आपका इसके अलावा कौन सा हो जाता है? मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, मेघालय, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या होता है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहां की शासकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों, अंग्रेजी यहां की शासकीय भाषा है। नागालैंड की भी है, मिजोरम की भी है, मेघालय की भी है और अरुणाचल प्रदेश की भी है। आपको ऑप्शन में देखिए क्या मिला है? यहाँ पे ऑप्शन में क्या मिला आपको? मेघालय ही तो मिला। देखिए, छत्तीसगढ़ तो नहीं है, असम भी नहीं है, गोवा भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। मेघालय जो है क्या है? ये मेघालय राज्य में अंग्रेजी वहां की शासकीय भाषा है। जबकि महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, यूपी में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज चलती हैं। जबकि जो पूर्वोत्तर के कुछ छोटे छोटे जो राज्य हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में अंग्रेजी शासकीय भाषा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? झारखंड की, गोवा की, हिमाचल प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की? तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो होगा छत्तीसगढ़। किसकी है? छत्तीसगढ़ है। ऐसे इसको याद रखिए, एक साइकिल लेनी होती है, एक साइकिल अगर आपको लेनी है तो आप 36 लोगों से राय लेते हो। तो रायपुर की राजधानी छत्तीसगढ़, याद रखने की ट्रिक बताया हूं आपको। एक साइकिल भी अगर आपको लेना है ना, तो आप क्या करते हो? 36 लोगों से आप राय लेते हो। अगर आपको एक बाइक लेनी है तो आप 36 लोगों से राय लेते हो, कौन सी लूं यार? स्प्लेंडर लूं, पल्सर, राइडर, अरे बुलेट निकलवा लूं यार, की फोर व्हीलर ही ले लूं? तो क्या किए आप? एक चीज लेने के लिए 36 लोगों से क्या हो रहा है? राय और विचार विमर्श लिया जा रहा है उनसे। याद रहेगा। तो रायपुर की राजधानी क्या है? रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ राज्य की जो है ये राजधानी है रायपुर। और एक फैक्ट आपको यहां पे मैं बता दूं कि 1 नवंबर, ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर कौन सा वो है? 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया और छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? 1 नवंबर 2000। किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से, एमपी से अलग हुआ है। एमपी से अलग हुआ, कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 में हुआ और वहीं से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्लूर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या मध्य प्रदेश? तो जान लीजिए इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जो कोल्लेरू झील है वो मध्य प्रदेश में है
और ये भी जान लीजिए ये देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। जो कोल्लेरू झील है ये देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक झीलों है। मतलब उन सभी झीलों में से सबसे ताजे पानी की झीलों में अगर किसी का नाम आता है तो कोल्लेरू झील आता है। और ये कहां पे है? तो ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है। कहां पे स्थित है? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। कौन? कोल्लेरू झील। समझ में आया? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब की पश्चिम? तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तर। क्यों? क्योंकि जो ध्रुव तारा होता है वह उत्तर दिशा में आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है और इसीलिए कि किस दिशा को दर्शाता है? तो यह ध्रुव तारा आपको उत्तर दिशा को, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है और यही कारण है ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? टिमहेन को, वारलुंगो को, ह्वेंगो जाति को या खेपलांग को? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बिल्कुल। और इसको ह्वेंगहो को एक और नाम से भी जानते हैं। जानते हैं किसको? यलोमा, यलोमा नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये जो हैंगाहो या जलोमा जो है ये चीन, ये नदी कहां से निकलती है? तो ये कहां से गुजरती है? चीन से गुजरती है और तिब्बत के पठार से ये नदी निकलती है। कहां से? तिब्बत के पठारों से। ये जो हैंगाहो है ये एक नदी का नाम है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, कृष्णा, गोदावरी, ये सब राप्ती, ये सभी क्या है? कोसी, ये सभी। जैसे कोसी को क्या बोलते हैं? कोसी बिहार का शोक है। ऐसे चीन का दुख जो है किस नदी को कहते हैं? ह्वेंगाओ, जिसको दूसरा नाम यलोमा भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर, बिल्कुल नाम सुना होगा, अकबर जिसका शासनकाल 1556 से 1605 तक, ये किस वंश का शासक था? नंद वंश का था, मौर्य वंश का था, मुगल काल का था या हर्यक वंश का था? तो जान लीजिए कि ये मुगल काल का शासक था। कौन? अकबर जो है मुगल काल का शासक रहा है और ये तीसरा मुगल शासक था। मतलब मुगलिया पीरियड जो है, मुगलिया पीरियड में तीसरे नंबर का शासक है। कौन? अकबर। कार्यकाल कब से कब तक? 1556 से 1605 तक। देखिए बाबर, मुगल काल की स्थापना किसने की? बाबर ने की। कब की? तो 1526 में की है। जो है मुगल काल, ये जो वंश है, तो यहां पे मैंने कहा मुगल वंश, तो मुगल वंश की स्थापना कब हुई है? 1526 में। और स्थापना किसने की? बाबर ने किया था। कब से कब तक? 1526 से और 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा है। इसके बाद क्या आया? हुमायूं आया है। कौन आया? हुमायूं। तो हुमायूं जो है ये 1530 से 1540 तक रहा है और 1555 से 1556 तक रहा है। बीच में शेरशाह सूरी, सूरवंश आ गया था। 15 वर्षों के लिए हुमायूं भाग खड़ा हुआ था शेरशाह सूरी से पराजित होकर के। आपने सुना होगा कि चौसा का युद्ध 1540 में हुआ, वहीं से चौसा के मैदान में ये हार गए थे हुमायूं और यमुना नदी क्रॉस करके भाग गया था और शेरशाह सूरी गद्दी पे, मतलब सूरवंश आ गया था। अब तीसरे नंबर पे कौन आया है? तो तीसरे नंबर पे अकबर आए हैं। कब? 1556 से 1605 तक। ठीक है। अकबर के बाद कौन आया? तो अकबर के बाद जो है आपका कौन, किसका शासनकाल आता है? तो ये आता है आपका जहांगीर का। जहांगीर के बाद शाहजहां का और शाहजहां के बाद औरंगजेब का। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको शासनकाल याद रखना होगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक? 1605 से 1628 तक। शाहजहां का 1628 से 1658 तक और औरंगजेब का 1658 से 1707 तक। ये स्पेशली जो है मुगल काल का। मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्रश्न आया था अकबर किस वंश का था, हमने देखिए पूरा डिटेल्ड मुगल वंश का बता दिया। तो ये मत कहिएगा कि सर ये तो प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट प्लस एज वेल एज डिटेल्ड क्लास भी आपको मिल रही है और हर एक प्रश्न आपके कहीं ना कहीं या तो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके SSC CHSL में पूछे गए हैं या SSC के किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर ये ऐसे प्रश्न जो आपको कहीं ना कहीं पेपर में देखने को आगामी
परीक्षा में मिलने वाले हैं। हल्के में मत लीजिएगा, तैयारी पूर्ण रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है, क्योंकि हम प्रश्न जो है यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस आज लेके आए थे। उम्मीद करता हूं ये सभी वीडियो जो आपने देखा वो अच्छी जरूर लगी होगी, वीडियो आपके लिए लाभप्रद भी है। अगर नहीं देखा आपने, अगर स्किप कर करके आखिरी में देखा है, तो आप अगेन एक बार के शुरू से लगाइए और अंत तक देखिए, पेन कॉपी लेकर के नोट्स बनाइए, तभी सफलता आपको अर्जित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।